नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज भी एक बेहद ही खास विषय लेकर आपके लिए आए हैं। आज उसके साथ साथ आपको और दिलचस्प जानकारी जो है वो भी हम मनी मंत्र में देंगे। जब हम बात करते हैं नए वित्त वर्ष की, जी हाँ, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ नया वित्त वर्ष है बल्कि कई ऐसे नए नियम भी हैं जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यानी जो पुराने नियम चले आ रहे थे उनमें एक बड़ा बदलाव हमें नज़र आएगा। क्या कुछ वो बदलाव है, क्या कुछ वो नए नियम हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। बिल्कुल, मनी मंत्र में हम आपको बता रहे हैं नए वित्त वर्ष में नए नियमों के बारे में। जैसे जैसे वित्त वर्ष की शुरुआत होती है, 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, लेकिन क्या कुछ नए नियम हैं। आइए सबसे पहले वो आपको हम यहाँ बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए, 1 अप्रैल से जो नियम लागू होने जा रहे हैं, जो बदलाव हमें देखने को मिलेगा, वो क्या बदलाव है, इस पर आपको हम जानकारी देते हैं। क्योंकि हर बार हम देखते हैं किस तरीके से लगातार बदलाव किया जाता है, लेकिन इस बार भी क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है जो कि 1 अप्रैल से होने जा रहा है। खासतौर से नए आयकर नियम जो हैं वो लागू होने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या ये नए नियम हैं, जब हम आयकर की बात कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव होगा। क्या कुछ वो बदलाव इस बार हमें 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा, इसकी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे एटीएम निकासी की भी। यहाँ भी जो नियम है उसमें बदलाव किया जा रहा है, किस तरीके से जो चार्जिंग लिमिट थी, क्या कुछ उसमें अहम बदलाव होगा। उसके अलावा बताएंगे क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, वहाँ से और क्या फैसिलिटी आपको मिलने जा रही है। अब उसके ज़रिए भी जो टैक्स है वो आप भर सकेंगे। और वहीं खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जब हम देखते हैं लगातार स्टॉक मार्केट में जो निवेश करते हैं, वहाँ से क्या कुछ और बदलाव होता हुआ नजर आएगा। डिविडेंड घोषणा के नियम जो हैं वो भी और सख्त होंगे, कड़े यानी वो होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए, HRA क्लेम के लिए भी जो वेरिफिकेशन है वो थोड़ा सा सख्त होता हुआ नजर आएगा। इसमें भी एक बड़ा बदलाव है, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे खासतौर से टोल प्लाजा को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अब डिजिटल और कैशलेस टोल जो हैं वो हमें नजर आएंगे। जो नगद भुगतान है वो अब नहीं होगा 1 अप्रैल से। इसके अलावा खासतौर से पैन बनवाने और अपडेट के नियम जो हैं वो भी सख्त होते नजर आएंगे। तो ये कुछ अहम बदलाव हैं जो 1 अप्रैल से होने जा रहे हैं। विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। और वहीं अगर आप ट्रेन से यात्रा भी करते हैं तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, ट्रेन टिकट कैंसिल कराना जो है वो आपको अब महंगा पड़ सकता है। इसके लिए भी अलग अलग कैटेगरी जो है वो यहाँ पर डिसाइड की गई है। तो ये कुछ ऐसे बड़े नियम जो 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं। लेकिन इन सब नियमों को जब हम देखते हैं तो आपके जहन में सवाल आता है कि आखिर आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा। तो आपको बता दें, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको हम कह सकते हैं कि आपको एक बड़ी बचत जो है वो भी यहाँ पर हो सकती है। बड़ी बचत कैसे होगी? दरअसल इसके लिए आपको बता दें, जो HRA के नियम हैं उसमें बदलाव किया गया है। उसका जो दायरा है HRA का उसको बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें, अगर खास तौर से हम महानगरों की बात करें, जिसमें मुंबई है, दिल्ली है, इसके साथ साथ 8 और शहर जो महानगर में है, हैदराबाद है, पुणे है, इन शहरों में जो छूट है वो दी गई है। यानी आप जो है वेतन का 50% HRA जो है वो क्लेम कर सकेंगे, जो कि पहले 40% ही कर पाते थे। लेकिन इन महानगरों के अलावा अन्य स्थानों पर केवल 40% जो क्लेम है वो ही संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ आपकी जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ने से ना सिर्फ जो PF है उसमें इजाफा होगा, जो ग्रेच्युटी है वो भी बढ़ेगी। यानी आपकी जो बचत है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और बचत को बढ़ाने के लिए देखिए, जो बच्चों की शिक्षा है, हॉस्टल का खर्च है, जो तमाम ऐसे भत्ते हैं उन पर अब ज़्यादा छूट मिलेगी। तो इसके ज़रिए भी हम कह सकते हैं आपकी जो बचत है वो हमें नज़र आ सकती है और उसी वजह से आपकी जेब पर इसका जो असर है वो पड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हम अगर देखें तो वो है हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट जो है, और 1 अप्रैल से ये लागू होगा। यानी कुछ नए नियम जो हैं वो हमारे सामने होंगे और माना ये जा रहा है कि इसके चलते जो हम ITR की बात करते हैं वो और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लगातार जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए क्या कुछ खास है इसमें, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें, 2 खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में है वेद जैन जी, जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, ICA के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही अभिषेक पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञ भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मनी मंत्र में। सबसे पहले यहाँ वेद जी आपके पास में आना चाहूँगा। अगर हम नए इनकम टैक्स एक्ट की अगर बात करें, क्या कुछ नया इस बार इसमें हमें नज़र आने वाला और कैसे? क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि बेहद आसान हो जाएगी जो हमारी टैक्स प्रणाली है।
देखिए, 1 अप्रैल 2026 इनकम टैक्स में एक नया अध्याय लेकर आ रहा है। 1961 में एक नया कानून बना था इनकम टैक्स एक्ट का, जो आज़ादी के बाद 14 साल के बाद बना था। वो कानून पुराना होने के बाद अब 65 वर्षों के बाद 2026 में एक नया इनकम टैक्स का कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और जैसे आपने कहा, बहुत सरल प्रणाली, टैक्स पेयर को बहुत, करदाता को बहुत सिंपल तरीके से सारा प्रोसीजर, सारी लैंग्वेज बहुत सुधार किया गया है। 19 जो एक्ट बना 2025 का, वो पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके बाद रूल नोटिफाई हो गए हैं और उन रूल नोटिफिकेशन में बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है और काफ़ी सुविधाएं भी दी गई हैं। अब टैक्स पेयर को कंप्लाई करने के लिए बहुत इजी होगा। फार्म नोटिफाई सारे हो गए हैं, सिंपल फॉर्म है, लैंग्वेज बहुत इम्प्रूव कर दी गई है और मुझे ऐसा लगता है कि करदाता अपने आप में इस सब को बातों को समझ के बहुत सरल प्रणाली से इसे पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारी छूट दी गई है, पर्टिकुलरली सैलरीड एम्प्लॉय को जो वेतन। बिल्कुल, छूट के बारे में भी आपसे विस्तार से मैं जानूंगा वेद जी यहाँ, लेकिन अभिषेक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, जब बैंकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो लगातार डिजिटल पेमेंट में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ जो चैलेंजेस हैं वो भी हमने देखे हैं, वो सामने रहे हैं। क्या उनके सोल्यूशंस पर जो नए नियम है हम कह सकते हैं उसमें अहम, कहीं ना कहीं अहम पड़ाव उनका नजर आएगा? निश्चित तौर पर, जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि 15 साल बाद इनकम टैक्स के कानून में बदलाव हुआ, वैसे बैंक भी अपने 1.5 दशक के सबसे ज्यादा लाभ वाले दौर से गुजर रहे हैं। इस समय सारे बैंकों का 53,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। तो इसके साथ हमारा जो डिजिटल पेमेंट है जी, डिजिटल पेमेंट हमारा 634 से 650 बिलियन पर ईयर के हिसाब से बढ़ रहा है। इसके साथ हमारे पास जो फ्रॉड की संभावनाएं हैं, फ्रॉड का भी परसेंटेज उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है। इसको घटाने के लिए 1 अप्रैल से तो सबसे बड़ा निर्णय सरकार करने जा रही है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब आप डिजिटल अरेस्ट हो या किसी भी तरह का फ्रॉड हो, उससे बचने के लिए केवल पिन से काम नहीं चलेगा। आपको बायोमेट्रिक के साथ पिन या ओटीपी के साथ पिन, इस तरीके का 2 लोगों का एक संयोजन करना पड़ेगा, ताकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से हम किसी भी संभावित फ्रॉड को रोक सकें जी। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये होगा कि यूपीआई में फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है। यद्यपि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि 15 दिन में रिफंड की व्यवस्था है या उसके लिए हमारे पास पूरा एक सर्किल है, लेकिन फिर भी यूपीआई के फ्रॉड को रोकने के लिए आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से यूपीआई सर्किल की व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जिसमें परिवारजनों में जो सबसे ज्यादा वित्तीय साक्षर होगा उसके पास यूपीआई सर्किल की जिम्मेदारी होगी, ताकि कोई भी ऑथेंटिकेशन उस परिवार के सदस्य के पास जाए और होने वाले फ्रॉड जो कि बच्चों के साथ या सीनियर सिटीजन के साथ होते हैं, उन पे अंकुश लगाया जा सके। ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना है। जी बिल्कुल, ये 2 अहम बदलाव जो कि नज़र आ सकते हैं और इसके ज़रिए जो साइबर फ्रॉड होता है, जो हम देखते हैं डिजिटली मामले इतने आते हैं धोखाधड़ी के, उन पर भी लगाम लगती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ ही वेद जैन जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो रियायतें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी और कई ऐसी टर्म हैं जो पहले चली आ रही थी, वो भी शायद अब पूरी तरीके से हम ख़त्म समझें उनको। देखिए, क्या है कि मैंने जैसे कहा कि बहुत सारा सिंप्लीफिकेशन किया गया है एक्ट के अंदर और बहुत सारी सुविधाएं जो इनकम टैक्स में अभी जो चेंजेस हो रही हैं, वो बहुत सारा सुधार किया गया है टर्म्स के बारे में। तो समझाने की कोशिश बहुत सारी की गई है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी जो ईजी की गई है और टैक्स पेयर के लिए बहुत आसान होगा जो टर्म्स के बारे में एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, क्लॉज, सब क्लॉज, उन सबको हटा के एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में लाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल वेद जी, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है जो टैक्स पेयर्स हैं उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है, तो क्या उस वजह से भी हम मान सकते हैं कि और ज़्यादा पारदर्शिता जो है वो अब इस नए एक्ट में नजर आएगी? बिल्कुल आएगी साहब। देखिए, क्या है कि जैसे जैसे प्रणाली सरल होती है और दोनों में ट्रस्ट बढ़ता जाता है तो नेचुरल है कंप्लाइंस इंप्रूव करते हैं और कंप्लाइंस इंप्रूव करेंगे तो उसमें स्वाभाविक है कि जैसे आज की डेट की आर्थिक स्थिति है और जैसे भारत की विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगी इसमें। जी बिल्कुल, काफ़ी सुधार जो है वो मान सकते हैं और यही सुधार है जो अलग अलग क्षेत्रों में भी हमें नज़र आएगा, खासतौर से जब हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभिषेक जी, अगर देखा जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया, ना सिर्फ यूपीआई की अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखा जाए कई बड़े बदलाव जो हैं वो हमने देखे हैं यूपीआई में जो किए गए हैं और इस बार भी अगर देखा जाए 1 अप्रैल से भी खासतौर से हम देखेंगे
QR कोड के जरिए कैसे जो UPI है उसको और बेहतर किया जा सकता है, या ATM की बात की जाए तो वहाँ भी अगर जिस तरह का फ्रॉड की इस तरह की खबरें आती थी उसको रोका जा सके, तो कई दिशा में अगर देखा जाए तो और ज़्यादा मजबूती कहीं ना कहीं इस को मिलेगी UPI को। निश्चित तौर पे UPI आज भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का 70% तक जो हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन है भारत में वो UPI के माध्यम से हो रहा है। तो अगर हम UPI को सशक्त करेंगे तो ना सिर्फ डिजिटल भारत को सशक्त करेंगे बल्कि हम एक विकसित भारत की ओर एक बड़ा कदम उठाएंगे, जैसा कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था हाई लेवल कमेटी के फॉर्मेशन में कि हमें एक विकसित भारत की तरफ बैंकिंग को ले जाना है जी। जहां तक UPI की बात है तो UPI के संबंध में यही कहना है कि UPI ना केवल डिजिटल पेमेंट तक सीमित रहेगा। आप देखेंगे कि इस वित्त वर्ष में UPI से लिंक्ड हमारी लोन स्कीम्स काफी आएंगी। पिछले वर्ष में छोटी सी स्कीम्स कई बैंकों ने लॉन्च की थी, UPI लिंक बेस्ड हाउसिंग लोन, जिनके UPI ट्रांजैक्शन है, जो छोटे लोग हैं जिनके पास असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने UPI ट्रांजैक्शन के बेस में 6 से 10 लाख रुपए तक के हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई कर सकते थे जी। सरकार की पूरी मंशा है कि हमारे देश का एक बड़ा संगठित क्षेत्र ना सिर्फ UPI के माध्यम से डिजिटल पेमेंट की ओर उन्मुख हो बल्कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिले लोन संबंधी या सरकार की योजनाओं के संबंधी, जो एक संगठित क्षेत्र के लोगों को अपने जीवन और परिवार को संरक्षित करने के लिए मिलती है। तो आप देखेंगे ना सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं या डिजिटल पेमेंट बल्कि वित्त पोषण और कई सारी ऐसी चीजें नवोन्मेषण के तौर पे आएंगी जो UPI से लिंक होगी और वो सभी सामान्य जन को बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाएंगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ वेद जी अगर देखा जाए अब से पहले कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता था, ओल्ड रिजीम और जब न्यू रिजीम की हम बात करते थे, तो वहां भी आप कह सकते हैं कि जो स्थिति अब तो पूरी तरीके से स्पष्ट है उनके सामने। देखिए क्या है कि अब आज की डेट में जैसे 2025 का बजट आया है और जो नया एक्ट आया है और उसमें न्यू रिजीम और जो ओल्ड रिजीम का जो कन्फ्यूज़न है उसको काफ़ी हद तक कम हो गया है। अब ओल्ड रिजीम लगभग ना के बराबर होगा और जो नए कानून आए हैं, जो नए रूल्स आए हैं, उसमें नया रिजीम ही प्रेफर्ड रूट आएगा और नए रिजीम के अंदर बहुत सारी छूटें भी दी गई हैं और ये जो कन्फ्यूज़न है ये अब नहीं रहेगा, ना के बराबर रहेगा, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ओल्ड रिजीम में चलना चाहें तो चल सकते हैं, लेकिन जो न्यू रिजीम है उसमें जो टैक्स की सुविधाएं हैं जो प्रीमियम ले रही है वो काफ़ी इंप्रूव कर दी गई हैं और जिस तरह की उसमें कंसेशन दी गई हैं और जैसे जो एग्जम्पशंस आई हैं वो इस बात का इशारा भी कर रही हैं कि न्यू रिजीम विल बी प्रेफर्ड और जो कन्फ्यूजन है वो नहीं रहेगा बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए नए नियमों के चलते अगर देखा जाए जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर होगा और इसके साथ साथ कई और ऐसे नियम हैं जिनके बारे में आगे भी आपको हम यहाँ जानकारी देंगे, बताएंगे 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष में कौन से नए नियम हैं जो कि आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मनी मंत्र में यहाँ रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। सिप सिप जीरा सिप
MDH का जलजीरा जीरा से प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मनी मंत्र में लगातार आपको बता रहे हैं उन तमाम नियमों के बारे में जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे जैसे ही नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। और ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ जो 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम जान रहे थे क्या कुछ खास नियम होंगे। लेकिन वेद जी, अगर देखा जाए सबसे पहले जब हम नए इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें किस तरीके की, क्योंकि बात यह आ रही है कि आम आदमी की जो बचत है कैसे वो बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ पर खासतौर से छूट की अगर बात की जाए, एग्जम्पशंस की अगर बात की जाए, कौन से वो तमाम एग्जम्पशंस हैं? देखिए क्या है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि 1961 में एक्ट बना था और उस समय कुछ पर्क्स के बारे में छूट दी गई थी, वर्किंग की थी। अब 2025 का एक्ट है 1426 से आ रहा है और आज की डेट की इकोनॉमिक परिस्थिति को देखते हुए, इन्फ्लेशन को देखते हुए पर्केजेस के बारे में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं जी। अभी क्या है कि जब एक सैलरीड एम्प्लॉइज़ को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है या रेंट फ्री एकोमोडेशन मिलती है या कार की सुविधा मिलती है, बच्चों के एजुकेशन के अलाउंस की मिलती है, हॉस्टल के बारे में मिलती है, लोन के बारे में मिलती है, उसके बारे में बहुत सारी चेंजेस सरकार बहुत इम्प्रूवमेंट की गई है। अभी जैसे कि अगर मैं एक हाउस रेंट के बारे में ही लगाएं तो जो हाउस रेंट अलाउंस के बारे में जो आज की डेट में जो टैक्सेबिलिटी की जाती है, तो जो पहले 15% थी एक पर्टिकुलर A क्लास सिटी के लिए, उसको घटा के 10% कर दिया गया है। B क्लास सिटी की जो 10% थी उसको 7.5 कर दिया गया है और C क्लास सिटी की घटा के 7.5 से 5% कर दिया गया है। और इसी तरह से जो वैल्यूज़ हैं सिटीज़ और बढ़ा दिए गए हैं। A क्लास सिटी में पहले दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और चेन्नई आते थे, अब हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, पुणे को भी उसमें जोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जैसे कि अब कार पर्केज के बारे में बात करते हैं तो जैसे कार के वैल्यू में पहले 1800 रुपये और 2400 मानते थे 1.6 लीटर के हिसाब से, वो 1800 को बढ़ा के हमने 7,000 कर दिया है और उसको बढ़ा के 5 को 7,000 कर दिया है। ड्राइवर की सैलरी के बारे में भी 3,000 के कर दिया गया। तो ये अपने आप में आज की डेट में मानिए बहुत बड़ी एक छूट दी गई है। इसी तरह बच्चों की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए पहले जो 100 रुपीज़ पर मंथ मिलता था वो 3,000 रुपये पर मंथ बच्चों के एजुकेशन के ऊपर 2 बच्चों की छूट मिल सकती है। हॉस्टल अलाउंस के बारे में जो 300 रुपये मिलता था उसको बढ़ा के 9,000 रुपये कर दिया गया और 2 बच्चों के बारे में छूट कर सकती है। एक जो रिवार्ड मिलते थे पहले जो सालाना 10,000 रुपये तक की एग्जम्पशन हो सकती थी वो अब 15,000 रुपये तक की कर दी गई है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट फ्री लोन था जो 20,000 रुपये तक का था उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। तो ये एक काफ़ी अपने आप में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। और नया जो इनकम टैक्स प्रणाली 1/4/2026 से आ रही है वो वास्तव में नया है और एक विकसित देश का एक्ट होने जा रहा है। जी बिल्कुल, नए भारत के लिए नई टैक्स प्रणाली जो है इसको हम मान सकते हैं। और खासतौर से अभिषेक जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आज के समय में जब डिजिटल पेमेंट की हम बात कर रहे हैं तो कई ऐसे बैंक से जो माना जा रहा है कि उनकी जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसमें भी किसी तरह का कुछ बदलाव किया जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पिछले साल का ये रहा कि सरकार की मंशा के आधार पर बैंकों ने, आपने देखा होगा कि सारे बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस समाप्त कर दिया। ये एक बहुत निर्णायक कदम था इतिहास में। बैंक के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम बैलेंस चार्ज से आता था, लेकिन सरकार के आदेशों के आधार पर सभी बैंकों ने ये समाप्त कर दिया। जी तो अब बैंकों के पास आय के लिए जो है बैंकों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने चार्जेस को रिवाइज करें 1 अप्रैल से, ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, जो कि 52-53 हजार करोड़ रुपए है सारे बैंकों की मिला के, उस पे आम आदमी को लाभ मिल सके और बैंकों का भी संरक्षण हो सके। तो इस आधार पे ट्रांजैक्शन लिमिट जो कुछ एटीएम कार्ड्स पे थी, काफी ज्यादा थी, 1 लाख से लेकर 2 लाख तक थी, उसको 75,000 से 50,000 तक डिक्रीज किया जा रहा है। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि ट्रांजैक्शन लिमिट कम करना इसलिए भी आवश्यक है ताकि वो अधिक होगी तो चार्जेस उस पे ऑक्यूपाई किए जाएंगे। दूसरा, एटीएम में कैश लोडिंग लिमिटेड होती है 30 लाख से 50 लाख, तो उससे अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जो प्लान पे नहीं करते हैं, तो वो एक बड़ा विड्रॉल एटीएम के माध्यम से करते हैं, तो उनको पहले से प्लान करके विड्रॉल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दूसरा, इस पे कई ऐसी फैसिलिटी हैं जो एटीएम कार्ड्स वगैरह में थी, उनको भी डिक्रीज किया जा रहा है। उसके पीछे सीधी सी मंशा है कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ ज्यादा उन्मुख हों,
और एटीएम का प्रयोग करने में एक लिमिटेड या एक आकस्मिक स्थिति में ही एटीएम का प्रयोग करें। इससे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना भी एक सरकार की महत्वपूर्ण मंशा है। जी बिल्कुल, और उसी मंशा के तहत हम देख सकते हैं कि इस तरीके से ना सिर्फ नए नियम बल्कि जो अलग अलग प्रयास किए गए हैं, अलग अलग सरकार ने जो कदम उठाए हैं, और उसी कड़ी में खासतौर से वैजयंत जी अगर देखा जाए पैन कार्ड की भी अगर बात की जाए, उसमें भी क्या कुछ अब जो बदलाव हैं वो किए जाएंगे, या नया अगर किसी को बनाना है तो शायद अब थोड़ी सख्ती जो है वो वहाँ देखने को मिलेगी? वे जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम देखते हैं जब आयकर की बात की जाती है और पैन कार्ड को अगर हम बात करें तो माना जा रहा था कि अब अगर आपको नया पैन कार्ड बनवाना है तो वहाँ भी शायद आधार के अलावा और भी जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं देने पड़ेंगे। जाहिर तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिषेक जी, मैं चाहूँगा इस बारे में अगर आप जवाब दें। दरअसल एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आधार पर पैन का संशोधन और पैन कार्ड इश्यू हो जाता था। समस्या ये थी कि नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत सारे लोग आधार के एड्रेस पे नहीं रहते थे, या आधार के रिस्ट्रिक्शन होते थे कि एक बार बदलाव होगा डेट ऑफ बर्थ में या पते में 2 बार बदलाव होगा। तो इससे बचने के लिए ये है कि आपका वर्तमान में जो पता हो, वर्तमान में जो आपकी भूमिका, उसके लिए आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट देना ही होगा। उससे पैन कार्ड, मल्टीपल पैन कार्ड पे रोक लगेगी, मल्टीपल फाइनेंसिंग पे रोक लगेगी, और किसी भी तरीके के फ्रॉड की संभावना को सीमित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। इसीलिए 1 अप्रैल से पैन कार्ड के लिए सिर्फ आधार नहीं, आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना ही होगा, क्योंकि आधार में भी जो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, पता हो, उनको बदलने के लिए एक सीमित संख्या में ही विकल्प उपलब्ध हैं। तो उसके लिए सिर्फ आधार पर निर्भरता कहीं ना कहीं हमारे फ्रॉड को बढ़ा रही थी या जनता के हित में नहीं थी। इसलिए सरकार ने इसको और ज्यादा सुरक्षा के तौर पर मजबूत करने के लिए निर्णय किया है। जी बिल्कुल, इसके साथ ही वैजयंत जी आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि लगातार इतना बड़ा बदलाव आएगा, क्या जो टैक्स फिल्म की पहले हम डेट देखते थे उसमें भी कुछ बड़ा बदलाव हमें नजर आ सकता है? हाँ, बदलाव आ सकता है। देखिए क्या है कि जब नई प्रणाली शुरू होती है तो बदलाव स्वाभाविक आएगा, और मैंने जैसे कहा कि सरलीकरण करना कि एक मेन उसका उद्देश्य है। और इसके लिए क्योंकि आज की डेट में कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो गया है, कंप्यूटराइजेशन हो गया है, और जो इन्फॉर्मेशन आज की डेट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे आती है वो सारी अवेलेबल कराई जा रही है, और एक कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत भारी एनकरेजमेंट दी जा रही है। जो नया 1/4/26 से जो लागू होने जा रहा है, और आप जो वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट स्पीच में 1 फरवरी 2026 को जो घोषणाएं की हैं, उसमें कोशिश ये है कि दोनों में जो टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो ट्रस्ट है उसको बहुत बढ़ाया जाए, और टैक्स पेयर को हर कदम पे छूट दी जा रही है कंप्लायंस को इम्प्रूव करने की, आने की, और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की। और अब आज की डेट में हम इसको नॉन इंट्रूसिव वेरिफिकेशन कहते हैं, कि जो डाटा के बेस पे, वेरिफिकेशन के बेस पे कंप्लायंसेस होंगे, और इन्फॉर्मेशन की कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए टैक्स पेयर को हर तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। जी, तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से और ज़्यादा सरल और सुलभ इसको बनाया जा रहा है। और यहाँ आखिर में अभिषेक जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट की बात की जाए, उसका उपयोग किया जाता है, किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए? मेरा सीधा सा कहना है कि जैसे हम लोग खाने की टेबल पे एक बार इकट्ठे होकर परिवार के साथ खाना खाते हैं, वैसे डिजिटल पेमेंट बढ़ने पे एक बार हम लोग डिजिटल सुरक्षा के बारे में भी परिवार के साथ जरूर बात करें। हम लोग बदलावों के बारे में बात करें, और खासकर अपने बुजुर्गों को और बच्चों को इस बारे में जरूर जागरूक करें। ये हमारे संस्कारों का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में डिजिटल पेमेंट सुविधा तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो एक फ्रॉड की आशंका है उससे बचने के लिए जागरूकता ही एकमात्र विकल्प है जिसकी ओर हमें उन्मुख होना। जी चलिए, बिल्कुल जो जागरूकता है वही एकमात्र विकल्प, और उसका सबको ख्याल रखना होगा। ये काफ़ी अहम बात यहाँ अभिषेक जी आपने बताई, और इसके साथ साथ ये भी इन बातों का तमाम तो ख्याल रखना ही होगा, इसके साथ ही जो नए नियम आ रहे हैं उसके बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। वही जानकारी हमारे दोनों मेहमान जो हैं उन्होंने आप तक पहुँचाई। फिलहाल इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वेद जी और अभिषेक जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जाना आपने भी नए वित्त वर्ष के साथ साथ जो नए नियम आ रहे हैं, ख्याल आपको रखना होगा, जागरूक होना होगा, क्योंकि जब हम डिजिटल सिस्टम में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। उन जिम्मेदारियों को समझें, उन्हें निभाएं और ना सिर्फ खुद जागरूक रहें बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें। तो फिलहाल के लिए आज हमारी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।